से सुविधाएं, जैसे सड़क, सरकार आपको बिजनेस करना, सरकार ने अपने सड़क बनवा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, बहुत सारी चीजें आपको टैक्स में छूट दे दी, या एमएसएमई सेक्टर के लिए क्रेडिट गारंटी के लिए उसने तमाम स्कीमें लाई कि ठीक है आपने फाइनेंस नहीं तो उसने बैंक को अपनी गारंटी दी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो हम सप्लाई साइड को मदद करते हैं और डिमांड साइड को मदद करते हैं। अगर आप पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो हम आपको कोशिश करेंगे कि सस्ते दाम। एक जमाने में सीमेंट पर भी लाइसेंस था, पता आप लोगों को, और रेडियो के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। कभी मौका मिले तो एक किताब आपने जरूर पढ़िएगा, आप भी जरूर पढ़िएगा। दूसरा किताब का नाम है एक था गधा, प्ले है फूल फलादार का। इस सिस्टम में गैंग है कि इसमें मतलब गलती से हो जाता है, चलिए बता देता हूँ कि एक धोबी का गधा मर जाता है जिसका नाम अलादार होता है। ठीक है, और वो रोता हुआ जाता है तो पान की दुकान पे कुछ पूछता है कौन का अलादार कर दिया, तो नवाब के चमचे वहाँ घूम रहे होते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि अलादार साहब गुजर गए। तो वो जाके नवाब के दरबार में कहता है साहब अलादार साहब गुजर गए, बड़े शरीफ आदमी थे। तो नवाब कहता है अगर मैं अलादार के जनाजे में शामिल हो गया तो जनता मुझको मारेगी, मैं जनता के बीच में उसको बहुत मारता हूँ। तो नवाब डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं अलादार खां के जनाजे में शामिल हो गया। अब फिर ऐसे ही कोतवाल वगैरह दौड़ते हैं, खोजना शुरू करते हैं कौन है अलादार खां का घर खोजा जाए, उसके जनाजे में कुछ शामिल हो गए। पता चलता है वो तो गधा था। फिर क्या किया जाए, नवाब के सामने किसी की हिम्मत तो भी नहीं अपनी बात ढकने के लिए, तो लोग सोचते हैं अलादार नाम के एक आदमी को, उसको कहते हैं कि तुमको देश के लिए मरना होगा, इस तरह की तमाम बातें हैं, तुम्हारी बहुत वैल्यू है। उसमें अलादार का कई हालात बोलता है, तो बोलता है मैं सड़क के बैठ चलता हूँ, बीवी का कहा मानता हूँ, सरकार के खिलाफ किसी मजलिस में नहीं जाता, और साइकिल का लाइसेंस है मेरे पास। ऐसे बहुत सारी चीजें कहता है। रात को बत्ती जलने से पहले मैं खड़ा जाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप सुनो तो। साइकिल के लिए भी लाइसेंस हुआ करता है। आप अखबार छापते थे, आपने पढ़ा होगा तमाम के बारे में। सब पेज पर रखा है, लेकिन आपको जाना क्लियर हो गया? मिक्स अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था समझ में आएगा, जिसमें जनता के हित में सरकार दखलंदाजी करेगी। ठीक है, कि जनता के लिए बेहतर सुविधाएं हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, चिकित्सा की सुविधाएं हो, उसके एजुकेशन के लिए पैसा है, ये सब चीजों के लिए सरकार को पैसा चाहिए। अब चूंकि उसको डीपीएसपी में डाला है, डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है? पर ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, सरकार को बाध्य नहीं कर सकते। बाद में सरकार ने इसको पढ़ना शुरू किया मूल अधिकार पे, उसने इसके संसाधन, पहले आर्टिकल 45 में क्या था, सरकार कोशिश करेगी the state shall endeavour to provide free and compulsory education to every children up to the year 6 to 14। 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को सरकार कोशिश करेगी फ्री एजुकेशन, कोशिश करेगी। लेकिन अब क्या हो गया है, 21 में क्या है, 21 में क्या है, अच्छा ठीक है। और वो किसमें 14 से 18 वालों के लिए भी जिसमें कुछ एजुकेशन वाला 21 वाला तो एजुकेशन, हाँ इसलिए मैं थोड़ा इसका राइट टू आरटी है, आरटी के नाम से जाता है, यानी सरकार ने संसाधन जुटा के प्राथमिक शिक्षा को ये 6 से 14 साल की तक की आपकी शिक्षा को कंपल्सरी कर दिया। तो बस इतनी सी बात है, बाकी
कितना भैया? सर 2:51 हो रहा है। 5 मिनट, 3 मिनट कर सकते हैं। अब हमारे जो अर्थव्यवस्था है, अब आप गौर करिए, गांव में आपने देख लिया, गांव की अर्थव्यवस्था जो है प्राथमिक सेक्टर की है, ठीक है। शहर में आपने देखा कि सेकेंडरी है, टर्शरी है, फैक्ट्रीज बहुत सारी गांव में भी है या फ्रिंज एरियाज में भी है, क्योंकि आपको बहुत तरह के लाइसेंस लेने पड़ते हैं, तो शहर में हमारे लिए अपने मंडी आपको लाइसेंस नहीं मिलते हैं। क्या कंट्रीब्यूशन है इस समय? और आजादी के टाइम क्या था, अभी क्या है? कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा आगे था 1951 में? प्राइमरी आगे था, वेरी गुड। अब कौन सा आगे है? अब टर्शियरी सेक्टर आगे, ठीक है। बिल्कुल उल्टा, उसमें 50% से ज्यादा तो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया। एक चीज होती है कैपेक्स, को हम बाद में करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजी बनाने के लिए जो खर्चा हम करते हैं, सड़क, पुल, फैक्ट्री, मशीन्स, इन सब में हम पैसे लगाएंगे तो वो पैसे को कमाएगा। लेकिन अगर हमने किसी बुजुर्ग को पेंशन दे दी, आप रिटायर हो गए, आपको पेंशन दे दी, आपको कोविड हो गया, आपको मैंने 10,000 का टीका लगा दिया, ठीक है, वो हमारे कंपल्शन है, लेकिन वो पैसा कमा नहीं रहा है। तो सरकार में टी बैलेंस करना पड़ता है हमेशा। कुछ ऐसी आपकी चाइना से लड़ाई हो गई, डिफेंस में खर्चा गया, वो पैसा कमा नहीं रहा, तो सरकार हमेशा इस जुगाड़ में रहती है कि कहाँ से पैसा आए कि हम जो हमारा डीपीएस के लिए आइटम है उसके लिए संसाधन जुटाए। कई बार चुनाव होते हैं, बहुत सारे कंपल्सन होते हैं, तो हमें उन जगहों में पैसा खर्च करना पड़ता है जो पैसा कमा नहीं रहा है। जैसे चाइना से भी इशू हो गया था, अपन जान रहे हैं, कोविड हो गया था, तो कोविड ने बहुत सारा, सरकार ने फ्री राशन भी बांटा, दवाएं भी बांटी, इंजेक्शन भी सबको, सब उसका वैक्सीन का फ्री बांटा, तो बहुत पैसा सरकार का उसमें चला गया। लेकिन आप कहेंगे अर्थव्यवस्था के लिए कौन सी चीज अच्छी है? अर्थव्यवस्था के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छी है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज। मैं आपसे पूछता हूँ, एक लिस्ट बना के फाइनली मैं 5 आइटम आपको देता हूँ, उसमें से कौन सी प्रोडक्टिव और कौन सी अनप्रोडक्टिव है। रेशो में आपने एक पार्टी दी, ठीक है, रेशो में आपको सैलरी मिली, आपने बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करी, एक उदाहरण। रेशो में आपको पैसे मिले सैलरी के, और उसमें से 50 रुपए इन्होंने, 500 रुपए इन्होंने सेविंग में लगा दिए, दूसरा उदाहरण। रेशो में उनको पैसे मिले, इन्होंने अपने लिए अच्छा सा सूट खरीद लिया, तीसरा उदाहरण। रेशो में उनको पैसे मिले, उन्होंने उससे एक शेयर खरीद लिया। 4 उदाहरण में कौन सी आर्थिक गतिविधि है, कौन सी अनार्थिक है। जरूरी चारों हैं, जरूरी चारों हैं, लेकिन आर्थिक रूप से उत्पादक कौन सी है? शेयर वाला और बचत वाला। जो दूसरा उन्होंने किया अपने लिए पार्टी, वो भी जरूरी है, लेकिन वो पैसा कमा नहीं रहा, ठीक है। तो आप लोग हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए, अपने घर में भी देखिए कि आप लोग जो पैसा स्पेंड कर रहे हो वो कितना पैसे को कमाने में सक्षम है, ठीक है। एजुकेशन एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, उस पर आप पैसा खर्च करिए, निवेश है। आप पढ़ जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे, तो आपके घर में बहुत पैसा आएगा। कई चीजों का सिस्टम को लंबा, लेकिन आप जुआ खेल रहे हो, आप शराब पी रहे हो, ठीक है, आपने बैंक से कर्ज दिया और आपने पार्टी दे दी शराब की, तो बैंक का कर्ज आपने आर्थिक गतिविधियों में इस्तेमाल नहीं किया। हमेशा ऐसे होता है। इसको मैं एक क्लास की बताता हूँ, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मान लीजिए आपके पास 10 रुपए आते हैं, 100 रुपए आते हैं, एक गरीब के पास 100 रुपए आते हैं और एक अमीर के पास 100 रुपए आते हैं, ठीक है। रेशियो में गरीब है, नेक्स्ट आंसर अमीर है। आपके पास 100 रुपए आएंगे तो उसका ज्यादा हिस्सा किसमें खर्च होगा, और लक्ष्यराम सर के पास 100 रुपए आएंगे तो ज्यादा पैसा किसमें खर्च होगा? जो कि
आर्थिक गतिविधि नहीं है। बट आपका पेट भरा हुआ है, आप अभी से आपके पास 100 रुपये आएंगे तो 100 अपना लगाएंगे, 100 बैंक से कर्जे लेके फैक्ट्री बढ़ा देंगे, होगा है कि अमीर आदमी दिन पर दिन अमीर होता जाएगा। तो खर्च करने उपभोग करने की प्रवृत्ति जो होती है, जिसकी आय कम होती है उसकी थोड़ी ज्यादा होती है। अगर आपसे पूछा जाए उपभोग करने की इंटेंसिटी या प्रोपेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, आपके पास जो भी अगला पैसा आता है तो वो गरीब और नीडी आदमी की होती है। किसान है, उसको बेटी की शादी करनी है, भले बैंक से कर्ज मिला या आपने उसको 100 रुपया दिया, आपने उसको 10,000 रुपया दे दिया, तो वो बेटी की शादी ढूंढेगा, ठीक है, वो नया खाद बीज में नहीं जाएगा। हाँ, एक लेवल पालेगा, उसका बेसिक जैसे बेटी की शादी है, घर में कोई बीमार है या उसको दारू की दावत देनी है, क्या रखा है, तो वो देगा ही देगा, ठीक है। तो वो पैसा हमारा एक हिस्से से जब तक उसका इनकम लेवल थोड़ा ऊंचा नहीं हो जाता, उसकी प्रोपेंसिटी में कंज्यूम ज़्यादा रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग ऑनलाइन क्लास में मैं बस सिर्फ इतने क्लियर करने आया था कि इकोनॉमिक